दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर का हम लोग 10वां सेट देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस सेट में हम 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो समाप्त होने के बाद आप वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए ये भी ज़रूर कॉमेंट करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कि कोई भी परमाणु में जो बाहरी कक्षा होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2n², जहाँ पर n क्या है तो n है कक्षा की संख्या। जैसे मान लीजिए कि अगर पहला कक्षा लेंगे तो पहला कक्षा में लिखेंगे 2 गुने a का स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसी प्रकार से दूसरा कक्षा 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, यानी कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार से हम इस पर निकाल सकते हैं कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है 2n² हो सकता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तन कोण, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रवर्तन कोण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन आर कहाँ पे है ऑप्शन ए में है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि समान दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। आपको याद रखना है, हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर दूरदृष्टि रहेगा कोई आंख में तो वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकेगा, यानी कि अगर दूरदृष्टि है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आपको इस तरह के प्रश्न का कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए कहता है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव होता है बैगनी रंग का और सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और कहता है कि ऋण का चिन्ह नहीं होता। यहाँ पर देखिए ऋण यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। क्या होता है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह किस में नहीं होता है, तो कोई कॉइल में यानी कि कोई कुंडली अगर हम लोग तार का लेंगे तो इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बाकी ये एम्पियर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, यानी कि विद्युत सेल में भी होता है। यहाँ पर कुंडली में नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम्पियर है, यहाँ पर एम्पियर की जगह पर ए मीटर होना चाहिए था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों अगर हम लोग 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम किस तरह से जोड़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये दो प्रतिरोध को, ये मान लीजिए ये 10 ओम का है और ये 20 ओम का है, तो इसका टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, कितना ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 ओम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, और आवेश यानी कि चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज आपको दिया हुआ है 2 कूलम, 2 कूलम दिया हुआ है, और कह रहा है कि ले जाने में किया गया कार्य, आपको कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्टली हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा, 24, सॉरी यहाँ पर 24 जूल हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो अब क्या बनेगा, यानी कि कोई नरम लोहा है और एक धारावाही यानी कि उस कुंडली के बीच में रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा होता है, यानी कि धारावाही होता है, तो उसके बीच में रख दिया जाए तो क्या होता है, तो वह विद्युत चुंबक बनाता है। क्या बनाता है, विद्युत चुंबक बनाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि 1 किलोवाट हावर तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों इस प्रश्न को आपको इस तरह से पूछ सकता है कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है। दोस्तों 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या आवश्यक है, तो हमको यूरेनियम आवश्यक है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, किसमें होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वही आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों का अनुपात होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का, जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो हाइड्रोजन के कितना अनुपात हुआ, 2 अनुपात हुआ, ऑक्सीजन के कितना हुआ, 1 हुआ, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2:1 हुआ, यानी कि इसी के आधार पर ना टूटेगा एनोड और कैथोड पर, जो पानी का अनुपात हो जाएगा, जितना परमाणु का अनुपात होगा वही आयन का भी अनुपात होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भोजन का पचना या तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये कैसे अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O डैश Fe3O2+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। दोस्तों जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर देंगे 3, इस तरफ 3Fe है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3Fe+H2O, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2H2O, 2H2O हो गया। उसके बाद क्या बनाएगा यहाँ पर ही, तो Fe3O2 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2H2। तो इसमें देखिए जल में कितना अणु है, तो जल में टोटल कितना अणु हो गया, तो जल में टोटल यहाँ पर हो जाएगा कितना अणु, तो यहाँ पर हो जाएगा जल में टोटल 2 ही अणु होगा। जल का कितना अणु होगा, जल में यहाँ पर अणुओं की संख्या बताना है,
तो जल में यहाँ पर कितना अणु होगा, तो जल में टोटल 2 अणु है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन सॉरी कहता है कि जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हमारे शरीर का पीएच पारस कितने अंदर कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर का पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से हम लोग किसको काट सकते हैं, तो हम लोग चाकू से हम लोग लिथियम को काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं। लिथियम मुलायम धातु होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों इसमें आयनिक यौगिक कौन है, देखिए आयनिक यौगिक क्या क्या कौन होता है, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों होता है, यानी कि दोनों को मेल से बनता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम और यहाँ पर क्लोरीन है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के कैसा यौगिक होगा, तो आयनिक यौगिक होगा। इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस है वो अलग हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम और क्लोराइड जो क्लोरीन है वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। दोस्तों उपधातु कौन है, तो दोस्तों जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो इसमें उपधातु कौन है, Sb है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। दोस्तों प्रथम कार्बनिक यौगिक यानी कि यूरिया जो है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वही बताना है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को यानी कि कार्बनिक यौगिक को किसने बनाया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वोहरर, बोहर, या फिर इसी को वोहेलर भी कहा जाता है। यहाँ पर बोहर दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी को कहीं पे आपको वोहेलर मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वह एसिटिलीन गैस बनाता है। कौन गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है। और एसिटिलीन गैस को ही एथाइन कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसको आपको याद रखना है। जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड पर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, C2H2 बनाएगा, यानी कि एसिटिलीन गैस बनाएगा और इसी को एथाइन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। देखिए 25वां आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें C2H6 फिर C6H6 ये दोनों समावयवी नहीं है। फिर C5H10 और C2H12 ये भी नहीं है। फिर C2H5 और OH, यहाँ पर देखिए CH3 इस O उसके CH3, इसमें देखिए 2 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो गया। इसमें भी हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। देखिए दोनों का जो परमाणु की संख्या है वो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है वो क्या है, समयावयवी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, यानी कि जो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग है उसमें जो तत्व है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्षार धातुएं कहते हैं। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा वर्ग है, यानी कि अगर आपको पूछ दे दूसरा वर्ग,
तो उसमें है अल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु है। यानी कि दूसरा कहेगा तो क्षारीय मृदा धातु और पहला कहेगा तो क्षार धातु है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों एडीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा है वो मुक्त होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है। दोस्तों प्रतिवर्त क्रिया क्या है, तो देखिए आपको दिया हुआ है लार आना, रक्तदान, हृदय गति और सभी। दोस्तों 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। प्रतिवर्त क्रिया कौन कौन है, तो लार आना भी है, रक्तदान भी है और हृदय गति भी। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। दोस्तों कोमल मस्तिष्क है वो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में, और अमीबा में आपको बताए थे कि विखंडन द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि फूल में नर जननांग होता है। दोस्तों फूल में नर जननांग कौन है, तो पुंकेसर है। आपको पता होगा कि जो फूल में नर जननांग है वो पुंकेसर होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य में 22 जोड़ों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। दोस्तों 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, यानी कि 35 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसको कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, 22 जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा होता है, जो पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है, जो 23वां जोड़ा होता है उसको कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो क्या है, वो है समजात अंग। क्या है उसको, वो क्या है, समजात अंग। यानी कि दोनों का उत्पत्ति है वो एक ही काम करने के लिए हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाता है, तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जैसे पेड़ पौधे उत्पादक हो गए हैं, और पेड़ पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी आदमी खाता है। यानी कि शाकाहारी जानवर हो गया वो खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ गया, शाकाहारी आ गया। फिर जैसे बकरी है इसको कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो जो दूसरा उपभोक्ता होगा वो कैसा होगा, तो मांसाहारी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है। दोस्तों ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है O3। यानी कि कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु हो गया। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है। दोस्तों पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ पे होता है, तो देखिए आपको दिया हुआ है मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में और इनमें से सभी में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी में। यानी कि ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला का मुख्य स्रोत है, देखिए आपको जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी। दोस्तों कोयला का मुख्य स्रोत होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर दब जाते हैं वही लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वह कोयला में बदल जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति
विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आई आर स्क्वायर आर, फिर आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर आई और भी आई स्क्वायर। तो पावर यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए कहता है कि तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कहता है कि कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसमें कह रहा है कि एक तांबे के आयताकार कुंडली है, क्या है, तांबे की आयताकार कुंडली है। तो क्या कर रहा है, और मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो कहता है कि कितने परिभ्रमण यानी कि कितना चक्कर या आयताकार कुंडली अगर घूमेगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो देखिए जो तांबा के तार है वो आधा चक्कर अगर घूमेगा तो इस तरफ प्लस, फिर इस तरफ माइनस, फिर आधा चक्कर घूमेगा तो इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चेंज होते रहता है। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आधा चक्कर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण, दोस्तों कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अमीबा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी यहाँ पर अमीबा नहीं होगा, पुनरुद्भवन का उदाहरण है वो कौन हो जाएगा, अस्पाइगोराइरा होगा। क्या होगा, अस्पाइरोगाइरा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा था कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो इसका आंसर क्या होगा, टिश्यू पेपर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव है वो किस किस परिघटना को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसमें निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पुष्प में नर जननांग है। दोस्तों पुष्प में यानी कि फूल में जो नर जननांग होता है वो कौन सा है, पुंकेसर है या फिर जयांग है या फिर पंखुड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होगा, तो देखिए गंगा में मछली पालना, ये देखिए गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बाकी आप लोग तीनों ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दोस्तों दंत मंजन कैसा होता है, तो कोलगेट आप लोग देखते होंगे क्षारीय होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि क्लोरीन के परमाणु की बाहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हुआ, यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कामन नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम है वो केरल का जल संग्रहण व्यवस्था है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है। तो नीला रंग है वो अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जहाँ पर आकाश का बात किया जाएगा यानी कि वायुमंडल का बात किया जाएगा वहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा नीला रंग।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत का आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। दोस्तों सामान्य अनुशीथिलन रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 80 mm। क्या होता है? 80 mm होता है। चलिए देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अनुशीथिलन है इसलिए 80 mm हुआ, और आपके लिए एक प्रश्न है कि अनुशीथिलन की जगह पर और क्या चीज़ रहता है, तो इसका आंसर होता है 120 mm। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। दोस्तों इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन हो जाएगा इसमें देखिए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसमें पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। दोस्तों चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर नहीं करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर, इस पर भी निर्भर करता है, चालक को प्रवाहित विद्युत धारा पर। दोस्तों इस पर प्रतिरोध है वो निर्भर नहीं करता, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसमें जो क्या होता है प्लेटलेट्स होता है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि 58 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, मस्सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, तो इसमें जीवाणु जनित रोग मस्सा नहीं है, मस्सा है वो विषाणु से होता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहते हैं निम्न में से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और लोहा। तो इसमें सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर दर्पण का पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ? उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए ऑप्शन आपको समतल दर्पण, उत्तल लेंस, फिर अवतल दर्पण और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो यहाँ पर देखिए दर्पण है, तो यहाँ पर लेंस दिया हुआ है, यहाँ पर तो सही आंसर होना चाहिए उत्तल दर्पण। यहाँ पर लेंस के जगह पर ही दर्पण होगा, आपको लोग यहाँ पर सुधार लीजिए। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर किस लेंस का पूछता, तो उत्तल लेंस का, और किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन उपधातु है। दोस्तों कौन उपधातु है, तो देखिए जेडेन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद कार्बन। तो इसमें देखिए उपधातु कौन है, तो आपको ध्यान देना होगा। इसमें उपधातु हो जाएगा, देखिए इसमें उपधातु कौन हो जाएगा, तो इसमें उपधातु है यहाँ पर जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो अर्धचालक है। यहाँ पर ही हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है? धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, तो कार्बन यहाँ पर उपधातु हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है, यानी कि मरकरी पाया जाता है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन, कहता है कि स्वच्छ ऊर्जा है। स्वच्छ ऊर्जा कौन है, तो देखिए कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो इसमें स्वच्छ कौन हो जाएगा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, फिर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सब, यानी कि तीनों आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है निम्न में से कौन सा संबंध है वो सत्य है, तो भी बराबर क्या होता है? IR होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि कौन एकलिंगी पुष्प है। दोस्तों एकलिंगी पुष्प कौन है, तो गुड़हल द्विलिंगी हो गया, सरसों भी द्विलिंगी हो गया, पपीता एकलिंगी है, फिर गुलाब भी द्विलिंगी है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु में आता है केचुआ, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। दोस्तों पादपों में पाया जाने वाला कहता है कि वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिबरेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन है वो वृद्धि हार्मोन है। चलिए उसके बाद देखिए सबसे कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, CH4 है। चलिए उसके बाद देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला प्रतीत होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो दोस्तों मेरुरज्जु है वो प्रमस्तिष्क से निकलता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क से। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों अति भारण में क्या होता है, जो विद्युत धारा का मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों अति भारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट में, दोस्तों शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन अति भारण में जो विद्युत धारा का मान है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन अति भारण में परिवर्तित नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो आप लोग जानते हैं कि परावैंगनिक किरण से, अल्ट्रावायलेट रेस से हमको रक्षा करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 78 नंबर सवाल कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी कि द्विआबंध होता है। देखिए कहता है कि हमारे शरीर का पीएच पारस कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको देख ही लेना है। देखिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है, तो दोस्तों जो प्रकाश का परिवर्तन होता है नेत्र में वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।